हेलो एवरीवन, सोशल वर्ल्ड में आपका दोबारा से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट को रीड करेंगे एंड उसका पूरा डिटेल्ड मीन समझेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से, लेकिन हम लोग सब एनसीईआरटी ही नहीं कवर करेंगे। हम लोग जो चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो जाया करेगा, उस चैप्टर का एंड हो जाया करेगा, उसके बाद हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी और ख़ुद उन नोट्स को पहले आपको समझाऊँगी, फिर आप उन नोट्स से पढ़ सकते हैं और आपको चैप्टर और अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और लेकिन उससे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे 50 सब्सक्राइबर कराइए, तभी तो मैं लाइव आके आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करा सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डिंग में इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो सकते हैं। मैं कैसे समझ पाऊँगी कि आपकी क्वेरीज़ क्या हैं, आपके डाउट्स क्या हैं, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1813 to 1848। ओके, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एज कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। जो कंजर्वेटिव रिजाइम आया था 1850 के बाद, वो कंसोलिडेट कर रहा था कि वो अपनी पावर कैसे, कंसोलिडेट का मतलब अपनी पावर को कैसे इंक्रीज़ करे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कंसोलिडेट का मतलब है कि वो अपनी पावर को कैसे इंक्रीज़ करें। Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian, Germany states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। तो जो लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम की आइडियोलॉजी रखते थे और जो नेशनलिज्म नेशन बनाने की आइडियोलॉजी रखते थे, वो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड कर रहे थे। और कहाँ कहाँ के, यूरोप के बहुत सारी जगह के लोग, जैसे आपको इन सारे देशों के नाम याद रख रहे होंगे। यूरोप की कौन कौन से स्टेट्स थे? इटली था, जर्मनी था, ऑटोमन एम्पायर के कुछ प्रोविंसेस, मतलब कुछ छोटी छोटी ऑटोमन एम्पायर, जो पूरा बहुत बड़ा एम्पायर था, वहाँ के छोटे छोटे लोगों के जगहों के लोग रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एसोसिएटेड हो रहे थे। आयरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया। ठीक है बच्चों, These revolution were led by liberal nationalists belong to the educated middle class elite। जो ये रेवोल्यूशन लीड कर रहे थे, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, वो कौन से लोग थे? लिबरल मिडिल क्लास, मतलब जो एजुकेशन गेन कर चुके थे। आपने क्लास 9 पे भी पढ़ा है कि जो थर्ड स्टेट था, वहाँ से एक मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ, जो एजुकेशन गेन कर चुके थे, वही लोग इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे। Among whom were professor, school teacher, clerk and member of commercial middle class। और कौन कौन से लोग थे उनमें? प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे, और जो कमर्शियल क्लास में बिजनेसमैन क्लास था, वहाँ के भी लोग थे। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेवोल्यूशन के लिए एसोसिएट हो रहे थे कि कैसे कि जो एजुकेटेड कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग थे, जो नेशनलिस्ट की फीलिंग रखते थे, जो फ्रीडम की फीलिंग रखते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसोसिएट हो रहे थे रेवोल्यूशन से, क्योंकि वो अगेंस्ट खड़े होने वाले थे दोबारा से कंजर्वेटिव रिजाइम की। ठीक है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव रिजाइम था, एरिस्टोक्रेसी क्लास था, वो अपनी पावर को तेज़ी से कंसोलिडेट इंक्रीज़ करता जा रहा था। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट अनहेवल टुक प्लेस फ्रांस इन जुलाई 1830। 1830 में फिर से फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। पहले हमने पढ़ा था 1789 में वेस्टाइल फोर्ट को स्टॉर्म कर दिया गया था, तो दोबारा से अब 1830 में फ्रेंच में रेवोल्यूशन होता है। 1830 में जुलाई में फ्रेंच में दोबारा से रेवोल्यूशन होता है, और जो द बॉर्मोंट king who had been restored to power during the conservative reaction after 1815। हमने देखा था कि 1815 में नेपोलियन डिफीट हो गया था। सॉरी बच्चों, एक मिनट। जो 1815 में नेपोलियन को डिफीट कर दिया था ग्रेट पावर ने, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने नेपोलियन को डिफीट कर दिया था। उसके बाद पूरे यूरोप में एक न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम आ गया था। तो उसी दौरान जब ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी, तो वॉरमोंट डायनेस्टी की पावर को दोबारा रिस्टोर किया गया था।
तो अब वही बॉर्बन डायनेस्टी के पावर को दोबारा से ओवरथ्रो कर दिया गया था बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज। कब? जुलाई 1813 में। जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जो एरिस्टोक्रेसी के पावर के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, उन्होंने दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी की पावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर दिया था फ्रांस में। ठीक है। Who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head? लॉइस फिलिप्स को उन्होंने दोबारा से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया था। लेकिन ये जो मोनार्ची तो था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था। मतलब ये बिल्कुल एरिस्टोक्रेसी की पावर की तरह नहीं था कि इसके ऊपर कोई नहीं है। इस मोनार्ची के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन था, लॉइस फिलिप्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन था, और अब इसे फ्रांस का हेड बना दिया गया था। और अब जो एक स्टेटमेंट आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है। When France Metternich once marked the rest of Europe catch cold। अगर हम डायरेक्ट मीन्स टू मीन्स इसका मतलब समझें तो मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि अगर फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से समझिए। इसका ये मतलब है कि देखो, जब 1789 में रेवोल्यूशन आया था, फिर पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आया था। 1789 के बाद पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला था, और तभी नेपोलियन आया था। फिर नेपोलियन आया, ये भी कोई शक नहीं था कि नेपोलियन भी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल थे वो रेवोल्यूशनरीज से मिलते थे, इसलिए वो हर देश में उसका वेलकम हो रहा था। बट एट लास्ट लोगों को पता चल गया था कि वो भी हैंड टू हैंड सबको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहा है, तो बाद में ग्रेट पावर मिलके उसको लॉस कर देती हैं। फिर पूरे यूरोप पे कंजर्वेटिव रिजाइम आ जाता है। तो ये स्टार्टिंग तो हमारी फ्रांस से ही हुई थी ना, तो वही अब देखो स्टार्टिंग दोबारा से रेवोल्यूशन की हो चुकी है जुलाई 1830 में। कहाँ से? फ्रांस से, सेम जगह से हुई है इस बार। अब आप देखेंगे कि फ्रांस से रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुई है, अब ये पूरे यूरोप में आपको रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो वही, तो आपको ऐसे बोल सकता है कि प्रूव करो कि मेटरनिच ने जो स्टेटमेंट दी थी उसको, कि अगर फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को कैसे कैच मतलब कोल्ड हो जाता है। तो आपको पहला वाला रेवोल्यूशन को भी बताना होगा, और अभी जो होगा उसको भी आपको पॉइंट्स वाइज आंसर लिखना होगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप लोग जब भी एसएसटी में क्वेश्चंस लिखते हैं तो हमेशा पॉइंट पे लिखा करिए, इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है। The July Revolution sparked an uprising in Versailles, who led Belgium breaking away from the United Kingdom Netherlands। आप देख सकते हैं जुलाई में जो रेवोल्यूशन 1813 में पहले फ्रांस में हुआ था, अब यही सेम रेवोल्यूशन कहाँ पे स्पार्क होता है? वर्सेल। और वर्सेल क्या है? वर्सेल है वो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल सिटी में रेवोल्यूशन स्पार्क होता है। और हमने देखा था कि नीदरलैंड और बेल्जियम को इंक्लूड करके फ्रांस की बाउंड्रीज पे सेटअप कर दिया गया था कि फर्दर हम फ्रांस का एक्सपेंशन, उसका रेवोल्यूशन को रोक सकें। और लेकिन वर्सेल में दोबारा से रेवोल्यूशन स्पार्क्ड होता है बहुत तेज़ी से, और वो क्या लीड करता है? उस रेवोल्यूशन से ऐसा होता है कि जो बेल्जियम कंजर्वेटिव रिजाइम में नीदरलैंड के साथ सेटअप कर दिया गया था, उसे इंक्लूड कर दिया गया था बेल्जियम और नीदरलैंड को, अब वो बेल्जियम नीदरलैंड से टूट जाता है, उससे अलग हो जाता है। इस रेवोल्यूशन का ये असर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन लीड हो रहा है फ्रांस की स्टार्टिंग से। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। An event mobilized nationalist feeling among educated elites across Europe, Greek War of Independence। अब ये इवेंट ने क्या किया? नेशनलिस्ट की फीलिंग मोबिलाइज करी, मतलब नेशनलिस्ट की फीलिंग लाई एजुकेटेड एलाइट का मतलब होता है मेंबर, जितने भी एजुकेटेड मेंबर्स थे उनके अंदर एक नेशनलिस्ट की फीलिंग आई कि वो भी अपने यहाँ पे रेवोल्यूशन करेंगे और इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। और जो ये एजुकेटेड एलाइट्स की बात हो रही है ग्रीक के थे, और उन्होंने ऐसा सोचा, उनके अंदर एक फीलिंग आई कि वो ग्रीक को भी एक ग्रीक में बार करके उसे भी एक इंडिपेंडेंस नेशन बना सकते हैं। ठीक है। ग्रीक हैड पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सीन्स 15th सेंचुरी। जो ग्रीक है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है, कब से? 15th सेंचुरी से।
ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इन यूरोप स्पार्क्ड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमोंग ग्रीक विच बिगेन इन 1821। तो रेवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म की ग्रोथ यूरोप में स्पार्क्ड हो चुकी थी, सब रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ ग्रीक की बात हो रही है कि सब ग्रीक को, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के रेवोल्यूशनरीज थे, वो ग्रीक को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और इस ग्रीक में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी इंडिपेंडेंस के लिए लोग स्ट्रगल करने लगते हैं 1821 से। 1821 आपको डेट स्टार्ट याद रखनी है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। Nationalists in Greek got support from other Greek living in exile and also from many Western European who has sympathy for ancient Greek culture। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो ग्रीक के नेशनलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे, एजुकेटेड मेंबर थे, उनको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था कि वो ग्रीक में रेवोल्यूशन करके ग्रीक को भी ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद कराएं, उसे एक फ्री नेशन बनाएं। उनको सपोर्ट मिल रहा था ग्रीक लिविंग इन एक्साइल, मतलब जो पहले ग्रीक में रहते थे, ग्रीक के ही निवासी हैं, लेकिन अब वो ग्रीक में नहीं रहते, मतलब ग्रीक को छोड़ के जा चुके हैं, वो किसी और देश में रहते हैं। और बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो ग्रीक के कल्चर के बिहाफ में अपनी सिंपैथी दिखा रही थी कि ग्रीक का कल्चर बहुत अच्छा था, उससे एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रीक के जो नेशनलिस्ट थे उन्हें कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था। तो जो ग्रीक के लोग थे, जो वहाँ पहले रहते थे, वहाँ से एक्साइल हो चुके हैं, अब नहीं रहते हैं, वहाँ उन लोगों से सपोर्ट मिल रहा था। बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा था, जो ग्रीक के कल्चर के प्रति अपनी सिंपैथी दिखा रही थी, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पोएट एंड आर्टिस्ट लव्ड ग्रीस एज अ कैडल of European civilization and mobilized public opinion support struggle against Muslim empire। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो ग्रीक के पोट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने अपने इस बात को बहुत सपोर्ट दिया, जो ग्रीक है वो कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, मतलब स्टार्टिंग है यूरोपियन सिविलाइजेशन की ग्रीक। और यही ओपिनियन पूरी पब्लिक में भी मोबिलाइज्ड हो गया। तो लोग जो थे, जो ग्रीक के नेशनलिस्ट थे, उन्हें पब्लिक का भी सपोर्ट मिलने लगा, वो लोग भी स्ट्रगल करने लगे, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, मुस्लिम एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो था वो मुस्लिम एम्पायर था, उसके अगेंस्ट कि वो ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाए, ठीक है। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फन लेटर फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। एक इंग्लिश पोएट की बात हो रही है, उसने बहुत सारे फंड ऑर्गेनाइज किए ग्रीक के लिए, ग्रीक की इंडिपेंडेंस के लिए, और खुद उन्होंने फाइट की थी वार में ग्रीक को एक इंडिपेंडेंस नेशन बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना आपको। और लेकिन वो 1824 में डेड, मतलब मर जाते हैं फीवर से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। इतनी नेशनलिस्ट की, रेवोल्यूशनरीज की स्ट्रगल के बाद आज ग्रीक एक आज़ाद मुल्क बन गया था। कब बन गया था? 1832। डेट याद रखनी है, कौन सी ट्रीटी हुई थी ये याद रखना है। और पूछा जा सकता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या थी, कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें ग्रीक को एक इंडिपेंडेंस नेशन घोषित कर दिया गया था। जो ग्रीक था वो ऑटोमन एम्पायर से रिलीज हो चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एज नेशनल फीलिंग, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते करते पानी भी पीते रहिए करिए, ठीक है। और सभी बच्चे किताब बुक रख के पढ़ाई करेंगे, हाथ में पेन लेके। मैं तो ये अपनी पूरी टेम्पलेट ऐसे गंदी करती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, तो आपको इसमें नहीं दिखेगा कि आप लेटे लेटे आराम से वीडियो देख रहे हैं। किताब रख के और पेंसिल लेके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है।
एक मिनट। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग ये पढ़ेंगे। और आपको याद रखना है इसमें रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक आइडियोलॉजी रखने वालों की आइडियोलॉजी पूछी जा सकती है। वो किन बातों में बिलीव करते थे, वो कैसे चाहते थे कि नेशनल फीलिंग कैसे आ सकती है। उन लोगों का ऐसा भी मानना था कि विदाउट रेवोल्यूशन भी सिर्फ पोट्री, स्टोरी, म्यूज़िक से नेशनल फीलिंग, नेशनल सेंटिमेंट आ सकती है। तो अभी हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। The development of nationalism in not come about only through war and territorial expansion। जो रोमांटिक की आइडियोलॉजी रखते थे उनका ये मानना था कि डेवलपमेंट और नेशनल की फीलिंग सिर्फ बाहर से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आ सकती। मतलब अपनी देश की बाउंड्रीज़ को बढ़ा लेना युद्ध करके, इन्हीं से नेशनल की फीलिंग नहीं आ सकती है। नेशनल की फीलिंग, कल्चर भी, पोट्री, स्टोरी, म्यूज़िक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने में। तो आगे क्या दिया जा रहा है, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल की फीलिंग को लाने में। ठीक है, आर्ट्स, पोट्री, स्टोरी, म्यूज़िक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जो पोट्रीज़ होती हैं, जैसे देश के ऊपर पोट्रीज़ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, म्यूज़िक होते हैं अपने देश के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं नेशनलिस्ट की फीलिंग को शेप करने में, लोगों के अंदर लाने में। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी कल्चर, आर्ट, आइडिया से भी बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट हो सकती है, फॉर्म हो सकती है नेशनलिस्ट की फीलिंग अमॉन्ग द पीपल। ठीक है, लेट अस लुक रोमांटिज्म अ कल्चर मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जो रोमांटिज्म की आइडियोलॉजी रखते थे उनका मानना ये था कि कल्चरल मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी डेवलप कर सकती है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को अमॉन्ग द पीपल, लोगों के अंदर। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोट्स थे, जो रोमांटिज्म की आइडियोलॉजी रखते थे, वो जर्नली क्रिटिसाइज करते रहते साइंस को और ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन को। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि हम लोग नेशनल की फीलिंग इमोशन से भी ला सकते हैं, माइस्टिकल फीलिंग से भी ला सकते हैं। अभी हम ये आगे देखेंगे, हमेशा बार करके टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आ सकती है। हाँ देखो, वही बात आगे दी गई है कि हम लोग अगर फोकस करें अपने इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशन पे, मैस्टिकल फीलिंग्स पे, तो भी हम नेशनल की फीलिंग लोगों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ला सकते हैं। लोग अपने आप को नेशन से कनेक्ट करने लगेंगे। और उन्हीं रोमांटिज्म की ये आइडियोलॉजी, ये एफर्ट्स किस में हेल्प करते हैं? ये एफर्ट्स हेल्प करते हैं कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज स्टार्ट हो। मतलब लोगों के अंदर लोग ऐसा सोचने लगे कि हम भी इस देश के हैं, जितने भी एक कल्चर है वो हमारे भी हैं, लोग कॉमन कल्चर मानने लगे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी नेशन को फॉर्म करने के लिए। रोमांटिज्म के एफर्ट्स जो थे वो इस बात में हेल्प कर रहे थे कि लोग, और वो इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस दे रहे थे कि जो लोग हैं वो अपने आप को कलेक्टिवली समझे कि वो सभी एक है, उनका कॉमन कल्चर है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन को फॉर्म करने के लिए। आप भी जानते हैं कि कोई भी, हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हम भारत माता बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश है, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक कलेक्टिवली हेरिटेज है, हम लोग अपने आप को एक कॉमन कल्चर से जोड़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग नेशन को फॉर्म करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लोगों का बिलीव,
Other romantics such as German philosopher John Gottfried Herder 1784-803 claimed that true German culture was to be discovered among a common people, Das Block। जो एक जर्मन रोमेंटिज़म थे जिनका नाम जोहन गॉटफ्रेड हाइडर दिया गया है, इन्होंने जर्मन कल्चर को डिस्कवर्ड किया कॉमन पीपल के सामने, और वो कल्चर क्या था, दास बॉल्क। आपको याद रखना होगा, ठीक है। कब किया, डेट भी आप लोग देख सकते हैं, 1744 में से 1803 तक। It was through folk song, folk poetry and folk dance that the true spirit of nation was popularized। और फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस ये एक बहुत ट्रू स्पिरिट है, एक सच्ची स्पिरिट है किसी भी नेशन को बनाने में, उस नेशन को सेव करने में, एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि जब लोग एक नेशन, देश किससे बनता है, लोगों से बनता है। जब लोग ही अपने आप को उस देश का नहीं समझेंगे, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं समझेंगे, कॉमन कल्चर नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी नेशन नहीं बन सकता है, ठीक है। सो कलेक्टिंग and recording these form of folk culture was essential to the project of national building। देखो आगे लाइन में भी यही दिया गया कि जब लोग अपने आप को कलेक्टिवली रहेंगे, कॉमन कल्चर से देखेंगे, folk culture इज मोस्ट एसेंशियल किसी भी नेशन को बनाने के लिए, ठीक है। आगे टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या होता है कि द रोल ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड लोकल फ्लॉक रोल, ठीक है। रोल पूछा जा सकता है वर्नाकुलर लैंग्वेज का, और जो लोकल फ्लॉक डांस होते हैं, फ्लॉक लैंग्वेज होती है, उनका क्या रोल है, ये आपको याद रखना है। और मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिया, जिन जिन मेन पॉइंट्स पे मैंने हाईलाइट किया है, ध्यान रखना है, वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और अभी जो हमने आगे पढ़ा है उसमें रोमेंटिज़म की आइडियोलॉजी पूछी जा सकती है, ठीक है। आइडियोलॉजी बताओ उनकी, तो आपको आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रॉन्ग नेशन को फॉर्म करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ मानते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि हमेशा बार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही टेरिटरी नहीं बनती है। मैं आपको बाद में रिवीज भी करा देती हूँ कि आप लोग ना भूलें। और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, बार से ही कोई नेशन नहीं फॉर्म हो सकता है। कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उनकी क्या बिलीव्स थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। फ्लॉक पोएट्रीज, म्यूज़िक, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नेशन को बिल्डअप करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि उनकी आइडियोलॉजी, आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, उनकी रोमेंटिज़म की आइडियोलॉजी क्या थी, वो किन बात पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा फोकस्ड करते थे, वो किन लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, साइंस को करते थे। उनका मानना ये था कि बार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही सिर्फ एक कंट्री नहीं बना फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, उनकी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार किसी सेट में आ सकती है 2027 में। The emphasis of vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an essential national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। अगर हम जोर डालें वर्नाकुलर लैंग्वेज का प्रमोशन करने के लिए, कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर को, लेकिन ये सब क्या नेशनल की स्पिरिट को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती हैं, बट आल्सो कैरी अ मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू। बट अगर हम इसे थोड़े मॉडर्न में समझें कि रेवोल्यूशन, उनकी आइडियोलॉजी को समझें कि हम म्यूज़िक बना दें, हम लोग न्यूज़पेपर में लिख दें, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट तो है, ये नेशनल की फीलिंग को लोगों के अंदर बहुत अच्छे से ला सकता है। बट लार्ज ऑडियंस थी वो इलिटरेट थी। प्रॉब्लम यही थी कि ज़्यादातर वहाँ के इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे जो उसे रीड कर पाएंगे। तो तभी जो म्यूज़िक थे, फोक पोएट्रीज थी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, बिकॉज लोग पढ़ नहीं सकते लेकिन देख के तो सब चीज़ समझ सकते हैं ना। तो उनके अंदर एक लोग अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज को तो जानते हैं ना। अभी आप ही जिस जगह रह रहे होंगे वहाँ की कभी कहीं की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। हिंदी तो कॉमन है, इंग्लिश कॉमन है, बट बहुत जगह से भोजपुरी हो गई, हर इंसान को तो नहीं आती है, लेकिन वहाँ के जो लोग होंगे वो तो उन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते हैं।
तो उन लोगों की भाषा में अगर हम वो उन्हें बताएंगे, नेशनलिस्ट का मैसेज उनके पास सेंड करेंगे, तो वो भी अपने आप को नेशनल स्पिरिट से जोड़ पाएंगे, एक देश को फॉर्म, एक बिल्डअप होने में अपनी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, दिस वाज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड। अब हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है पोलैंड का, तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग इस यहाँ पे। और आपको याद होगा कि हमने अभी पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वीनाइजम में जो पोलैंड था वो रशिया में इंक्लूड कर दिया गया था। तो मैं बीच बीच में आपको पीछे वाले टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स भी बता रही हूँ, आपको याद रखने हैं। ठीक है, विच हैज़ बीन partition at the end of 18th century by the great power Russia, Prussia and Austria। हम तो जो पार्टीशन कर दी गई थी, जहाँ पे हमने देखा था जो पोलैंड था वो रशिया का पार्ट बना दिया गया था। ग्रेट पावर, आपको याद रखना ग्रेट पावर कौन थी, रशिया थी, प्रुशिया थी एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे बोला गया है इनको डायरेक्ट ग्रेट पावर, तो आपको याद रखना होगा क्योंकि MCQs ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। Even though Poland no longer exists as independent territory, national feeling were kept alive through music and language। अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो पोलैंड है वो ज़्यादा समय तक एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी एग्जिस्ट नहीं कर पाई थी, बहुत समय से वो एक आज़ाद मुल्क नहीं था, क्योंकि हमने देखा था कि वो रशिया के अंदर कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे भी अभी जो नेशनल की फीलिंग थी वो अलाइव मतलब जिंदा थी लोगों के अंदर। किसके थ्रू जिंदा थी, तो वो वहाँ की म्यूज़िक हो गए, वहाँ की लैंग्वेज हो गई। ठीक है, कैरोल क्रिस्पिंग का एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपरेस एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलिनेसी एंड मजूका इनटू द नेशनलिस्ट सिंबल। यहाँ पे कैरोल क्रिस्पिंकी की बात की जा रही है, जो अपनी नेशनल स्ट्रगल को कैसे सेलिब्रेट करते थे, म्यूज़िक बजा के, ऑपरेस, अपने फोक डांसेस से। और जो दो यहाँ पे दो फोक डांस इंपॉर्टेंट दिए गए, आपको याद होना चाहिए, पोलिनेस एंड मजूका। ठीक है, ये जो थे ये नेशनलिस्ट सिंबल थे पोलैंड के, जो लोग इनका यूज़ करके रशिया को, जो एक ग्रेट पावर थी, उसके अगेंस्ट अपनी स्ट्रगल को शो करते थे। ठीक है, अब हम लोग लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल क्या है नेशनल सेंटीमेंट, नेशनलिस्ट की भावना को जगाने में, डेवलप करने में लोगों के अंदर पोलैंड में, वो पढ़ते हैं। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वर फोर्स्ड आउट स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज इम्पोज्ड एवरीवेयर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले आप मीन समझिए इसका, कि जो रशिया का ऑक्यूपेशन आ गया था, ट्रीटी ऑफ वीना में ही हम देख चुके थे, पोलैंड को रशिया के साथ इंक्लूड कर दिया गया था। तो और रशिया एक ग्रेट पावर है, रशिया एक ग्रेट पावर, आपको याद रखना है, रशिया क्या ग्रेट पावर है। तो रशिया ग्रेट पावर है, तो पोलैंड, अब रशिया ने क्या किया, जो पोलिश लैंग्वेज थी उसे फोर्सफुली जो भी पोलैंड के स्कूल्स थे वहाँ से हटा दिया और हर जगह रशियन लैंग्वेज को इम्पोज मतलब लागू कर दिया एवरीवेयर। डेट याद रखनी है। इन 1831 एन आर्म रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। 1831 में क्या होता है कि लोग जो थे, आर्म रिवेलियन थी और जो लोग थे पोलैंड के, वो रेवोल्यूशन मतलब अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं रशिया के रूल के, रशिया के एक मिनट रशियन के रूल के अगेंस्ट वो खड़े हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये क्रैश्ड हो जाता है पूरे पोलैंड में, हर जगह अगेंस्ट रशिया के रूल के अगेंस्ट बात हो रही थी। ठीक है, फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर ऑफ द क्लेर्जी इन पोलैंड बिगेन यूज पोलिश लैंग्वेज एज अ वेपन। अब आप देखते हैं कि जो क्लर्जी मतलब फर्स्ट स्टेट के लोग थे, क्लर्जी मैन थे जो पोलैंड में, वो पोलिश लैंग्वेज, पोलैंड की जो लैंग्वेज थी उनका यूज़ एक वेपन की तरह कर रहे थे, एक हथियार की तरह कर रहे थे। अब कैसे कर रहे थे उसे समझो, क्योंकि लोगों के अंदर नेशनल की फीलिंग कब आएगी, जब वो अपने सॉन्ग्स को सुनते हैं, अपनी पोट्रीज को सुनते हैं, तभी तो आएगी। तो वो कहते हैं अपनी जो उनकी देश की भाषा थी पोलिश लैंग्वेज की पूरी तरह से बैन कर दिया गया था हर जगह से।
तो उनके थ्रू वो रशिया के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, उनके अगेंस्ट बात कर रहे थे। और लोग तो फिर लोग भी रशिया के अगेंस्ट बात कर रहे थे, रशिया के अगेंस्ट, ग्रेट पावर के अगेंस्ट स्टैंड अप हो रहे थे। तो ये क्या लीड करता है आगे, पॉलिस वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पॉलिस का जो यूज़ हो रहा था वो चर्च में हो रहा था, बहुत सारे लोग चर्च में गैदर्ड होते थे, फिर पॉलिस बोलते थे वहाँ चर्च में। हर जगह से पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया था, रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई थी। लेकिन जो चर्च में थे अब भी वहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज बोली जा रही थी, ठीक है, और सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ, मतलब एक तहजीब होती है बोलने की, उसके अकॉर्डिंग पूरी पॉलिश लैंग्वेज बोली जा रही थी। और ये क्या था, ये ग्रेट पावर के अगेंस्ट सिंबल था, एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे थे वो, और यही रशिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। आगे क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट, अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इनटू जेल। बहुत जो लोग चर्च में पॉलिश लैंग्वेज अभी यूज़ कर रहे थे, रशिया के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, पोलैंड की लैंग्वेज को वेपन की तरह यूज़ कर रहे थे। एट लास्ट रशिया की आर्मी उन सभी प्रीस्ट को जेल में बंद कर देती है और बहुत सारे लोगों को सेंड टू द Siberia by the Russian authority as punishment for their refusal of preach in Russian। और जो कुछ लोग थे उनको वो रशिया की अथॉरिटी के अंदर दे देती है, जिन्हें रशियन अथॉरिटी पनिश करती है क्योंकि उन्होंने रशिया के रिफ्यूज़ किया, रशिया की लैंग्वेज के अगेंस्ट वो स्टैंड अप हुए थे। बट द यूज़ ऑफ पॉलिश कैम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। लेकिन अभी भी पॉलिश का यूज़ रुका नहीं, पॉलिश अब भी यूज़ हो रही थी इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद भी। और यही पॉलिश लैंग्वेज सिंबल थी पोलैंड की स्ट्रगल का, और यही पॉलिश लैंग्वेज को वो वेपन की तरह यूज कर रहे थे अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। रशिया इतनी ताकतवर देश, ग्रेट पावर होने के बावजूद वहाँ के लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए रशिया से स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी लैंग्वेज को अपनी वेपन की तरह यूज़ कर रहे थे। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है नेशनलिस्ट को सेंटीमेंट लाने को। तो आपको यहाँ पे पोलैंड का पूरा केस अच्छी तरीके से समझाना होगा और लास्ट में अपनी वर्ड्स में कुछ आंसर्स लिख देना होगा कि हम लोग देख सकते हैं कि उसके बावजूद भी जो पोलैंड के लोग थे वो पॉलिश को स्ट्रगल की तरह यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग तो सब समझ में ही आ रहा होगा, मैं जितना, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं और कोशिश करूँगी, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। 3.2 टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो हमारा जो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, अब हम उसको अच्छे से कवर अप करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं कि यहाँ पे आगे हम देखेंगे पुअर का रिवॉल्ट होगा, हंगर हार्डशिप क्या थी, कैसे थी, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, द 1830 वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ये याद रखनी है कि 1830 में पूरे यूरोप में एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आई। ठीक है, द हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। जो 19th सेंचुरी में, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी आप देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में इनॉर्मस मतलब बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। ठीक है, इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। अब जब देखो सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट की मांग करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो होना चाहिए ना उनको देने के लिए। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है, तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ में देखेंगे कि जॉब लेने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, दैन एम्प्लॉयमेंट कम है उनके कंपेरिजन में।
पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कितनी, और आपको एक पॉइंट्स पे लाइन अंडरलाइन करते हुए चलनी है कि हाँ इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसा था, क्या माहौल था उस टाइम पे, तो आपको याद रखना होगा। क्या बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन थी रूरल एरिया की, मतलब गांव की, माइग्रेट करके वो सिटीज़ में रहने लगी थी। क्यों रहने लगी थी? सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ही रहने लगी होगी, क्योंकि इतनी भूख थी, लोगों के पास खाना नहीं था, तो लोग काम के लिए शहरों में आ रहे थे। अब इतनी सारी पॉपुलेशन सिटीज़ में माइग्रेट करके रहने लगी थी, भूखमरी फैल गई थी पूरे यूरोप में। हंगर आप देख सकते हैं, हमारे टॉपिक में ही लिखा है हंगर था, और एम्प्लॉयमेंट कम है, ये हमें ऊपर लाइन में दिया गया है। तो लोग जो रूरल गाँव को माइग्रेट छोड़ के लोग सिटीज़ में रहने लगे, और हर इतने घर तो है नहीं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है जो वो घर बना के रहने लगेंगे। तो लोग ओवर क्राउडेड स्लम्स बनाने के रहने लगे, मतलब झोपड़ी बना के रहने लगे, आप बोल सकते हैं। सिटीज़ में बहुत सारी ओवर क्राउडेड घनी झोपड़ी बन गई, ठीक है। Small producer in town were often face stiff competition from import of cheap machine cloth from England। अब आप ये भी देख सकते हैं, पूरे यूरोप में एक और प्रॉब्लम आ गई थी कि जो इंग्लैंड था वहाँ पे मशीन्स आ गई थी कपड़े बनाने के लिए, और जो मशीन्स मैट क्लॉथ होते थे वो चीप होते थे, मतलब सस्ते होते थे। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे कपड़े बनाने के, उनको एक स्टिफ कंपटीशन भी फेस करनी पड़ रही थी। और सेम ये इकोनॉमिक हार्डशिप को लाता है कि अब यहाँ पे भी जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनके लिए भी एक इकोनॉमिक हार्डशिप थी, क्योंकि जब उनको कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी और वो एक्सपेंसिव देंगे तो लोग उनसे ख़रीदेंगे नहीं, लोग मशीन्स मैट क्लॉथ ले लेंगे जो उनसे सस्ते होंगे, और अगर सस्ते देंगे तो जो वो जितनी उसमें अपनी इंटरेस्ट लगाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे उन कपड़ों को बनाने में, उनको उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इकोनॉमिक लॉस था एक तरीके का। आगे पढ़ रहे हैं, वर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये इंग्लैंड में ही लीड कर रहा था, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है ना, पूरे कॉन्टिनेंट पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में ही हो गया था। मतलब वहाँ पे मशीन्स मैट क्लॉथ आने लगे, तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे वहाँ पे, ठीक है। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हमें दिख रहा था। विच वाज कैरिड आउट मैनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप, वाज ओनली पार्शली मशीन। तो देख सकते हैं आप, इसमें दिया गया जो टेक्सटाइल मैट क्लॉथ, मतलब कपड़े बनाने वाले लोग थे जो अपने घर में कपड़े बनाते थे, स्मॉल उनकी वर्कशॉप्स थी, और उन सब धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होने लगे थे, क्योंकि लोग चीप सस्ता, बिकॉज ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। कपड़े तो सभी पहनेंगे, लेकिन वो लोग अब मशीन्स मैट क्लॉथ पहनने लगे थे, क्योंकि वो सस्ते आ रहे थे इसलिए। तो ये बहुत लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट ला रहा था, हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप ला रहा था। तो आपको एक बात और याद रखनी, इसे पूछा जा सकता है कि वो किन किन लोगों के लिए इकोनॉमिक हार्डशिप ला रहा था, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए ला रहा था। जो गांव के लोग रहने वाले थे वो सिटीज़ में रहने लगे थे, ठीक है। In those regions of Europe, aristocracy still enjoy power, peasant struggle under the burden of feudal dues and obligation। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है कि बहुत सारी रीजन में जो एरिस्टोक्रेसी, मोनार्च की फैमिली थी, मोनार्च फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, वो तो एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, वो तो अपने प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे थे। और स्ट्रगल किनको फेस करनी पड़ रही थी? पीजेंट को स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही थी। क्यों करनी पड़ रही थी? क्योंकि एक तो उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, मोनार्च को ऑब्लिगेशन, उनके काम करने पड़ते थे, फ्यूडल ड्यूज पे करने पड़ते थे, और इतना अनएम्प्लॉयमेंट था, इतनी इकोनॉमिक हार्डशिप थी, तो लोग ये पे भी नहीं कर पा रहे थे, और उनको इतनी स्ट्रगल झेलने के बाद वो कुछ भी पैदा करते थे, कुछ भी पैसे उनके पास आते थे, वो उनको एरिस्टोक्रेसी क्लास को पे करने में निकल जाते थे। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और A year of bad harvest lead to widespread pauperism in town and country। और तभी क्या होता है, और हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट की कंडीशन सबसे ज़्यादा तब बन जाती हैं तब खाने के दाम बढ़ जाते हैं,
मतलब फूड के प्राइस राइज हो जाते हैं। और क्यों राइज हो जाते हैं? क्योंकि उसी समय जो फसल थी वो भी बहुत बेकार हो गई थी, बैड हार्वेस्ट हुई थी, और इसने वाइड स्पीड मतलब पूरे यूरोप में एक हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट वाली कंडीशन बना दी थी। कंट्री हो गया, टाउन हो गया, हर जगह, बिकॉज खाना तो सभी लोग खाएंगे। अब ये जो मैंने इस पे पूरे पे हाईलाइट किया है, एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे जितने भी मैंने बताया वो सब ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ही है इस क्वेश्चन से। ठीक है, द ईयर ऑफ 1848, ईयर याद रखना है आप लोगों को, भूलना नहीं है, सबसे ज़्यादा डेट ही भूल जाते हैं हम लोग। Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. Barricades were erected and Louis Philippe were fleeing. क्या बोला जा रहा है? देखिए फिर से फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस मतलब पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है ना। वहाँ पे फूड शॉर्टेज आ जाती है, खाने की कमी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, और हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, खाना नहीं है। तो जो पेरिस की पॉपुलेशन होती है वो सड़कों पे उतर आती है, जो बैरिकेड्स होते हैं उन सबको तोड़ देती है, इरेक्ट कर देती है। ठीक है, और वो मजबूर कर देती है लुईस फिलिप्स। लुईस फिलिप कौन था? याद कीजिए, अभी हमने अभी पढ़ा है इसी वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाया गया था फ्रांस का। ठीक है, कब बनाया गया था? जुलाई 1830 के रेवोल्यूशन के बाद में। लेकिन इतनी हार्डशिप, इतना टैक्स देने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लुईस फिलिप्स को मजबूर कर दिया गया था वहाँ भागने के लिए। और यहाँ पे जो हमने 1848 का रेवोल्यूशन अभी यहाँ पे भी पढ़ा था कि लुईस फिलिप्स फोर्सफुली पेरिस की पॉपुलेशन के थ्रू मतलब वो भाग गए थे वहाँ से। तो ये जो रिवॉल्ट था ये पुअर का रिवॉल्ट। अब हम देखेंगे इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकलता है। इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये निकलता है कि पेरिस में मतलब फ्रांस में एक नेशनल असेंबली प्रोक्लेम की जाती है, मतलब नेशनल असेंबली बनाई जाती है, और वो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम कर देती है रिपब्लिक। ठीक है, कि पूरा फ्रांस अब रिपब्लिक हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। ठीक है, और वो कुछ गारंटी मतलब कुछ लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाती है। फर्स्टली बनाती है गारंटेड सफ्रेज टू ऑल अडल्ट मेन अबव 21, कि सब जितने भी मेल्स हैं 21 की एज से ज़्यादा के हैं उन सबको वोटिंग राइट होगा, वो वोट करेंगे। ठीक है, गारंटीड द राइट टू वर्क, सबको काम देगी वहाँ की गवर्नमेंट, ये एक उन लोगों ने प्रॉमिस कर दिया था। और नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और बहुत सारी नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू वर्कशॉप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी गई थी जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। अब ये जो सिस्टम आया था वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा सिस्टम आया था, बट पूरी तरीके से नहीं, अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि अभी ये तो पुअर्स का रिवॉल्ट का रिजल्ट था, लेकिन अभी एजुकेटेड मिडिल क्लास भी रिवॉल्ट कर ही रहा था। ठीक है, earlier in 1845 weavers in Silesia had led a revolt against contractor who supplied them raw material। जो वीवर्स थे सिलेशिया रीजन के, सिलेशिया एक ब्रिज है यहाँ पे, उनके जो गांव के लोग थे उन लोगों ने, जो वीवर्स थे सिलाई का काम करते थे, उन लोगों ने भी एक रिवॉल्ट लीड किया किसके अगेंस्ट में? कॉन्ट्रैक्टर जो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। और वही जो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें काम भी देता था कि वो टेक्सटाइल का कुछ वर्क देता था, उन्हें टेक्सटाइल के मटेरियल को वीवर करने का, सिलने का काम देता था, लेकिन काम तो उन्हें बहुत सारा देता था, पर ड्रास्टिकली धीरे धीरे उनकी जो पेमेंट थी, उनकी जो बेजेस थी वो रिड्यूस कम करता हुआ जा रहा था। ठीक है, द जर्नलिस्ट विलियम प्रोप डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलेशियन विलेज। ये जो जर्नलिस्ट थे इन्होंने ये पूरा सिलेशिया के रिवॉल्ट का कवरेज किया था। ठीक है, इन दीज विलेज कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। सिलेशिया में कॉटन वीविंग, कॉटन की सिलाई करने का ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा इस वाइड स्प्रेड मतलब फैला हुआ था, कि उनका मेन ऑक्यूपेशन यही था। वहाँ के जो सिलेशिया प्लेस के 18,000 लोग कॉटन वीविंग ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व थे। आपको ये मतलब ठीक है याद रख लेना, 18,000 लोग। द मिsery ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, द डिस्प्लेड नीड फॉर जॉब हैड बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाई द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइजेज ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। अब इस
अब देखो, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यूरोप पे कितना आ रहा था, हार्डशिप कितनी बढ़ रही थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था पूरे यूरोप में बहुत सारे पार्ट्स में। तो जो इसका फ़ायदा कौन उठा रहा था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो उन्हें काम ज़्यादा दे रहे थे, उन्हें ऑर्डर ज़्यादा करते थे कि वो इतना वर्क कंप्लीट करें, लेकिन जो उनका पेमेंट था, उनकी बेस थी, वो धीरे धीरे ड्रास्टिकली वो रिड्यूस करते जा रहे थे। ठीक है। On 4 June at the 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor demanding higher wage। अब आप ये देखा, ये जो स्लेशिया ब्लेज है ये भी पेरिस की बात हो रही है। अभी हमने क्या देखा था, पेरिस सिटी की बात देखी थी, तो वहाँ पे नेशनल असेंबली बना दी गई थी, लोगों को वोटिंग राइट दे दिया गया था, राइट टू वर्क दे दिया गया था। लेकिन अब ये पेरिस के गांव की एक बात हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट ये लोग अपनी रिवॉल्ट करते हैं। ठीक है, एक पेरिस के गांव की बात हो रही है ये। तो 4 जून 2 PM 2 बजे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीवर्स का क्राउड, भीड़ अपने अपने घरों से निकल के पेरिस में मार्च करने लगती है, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे डिमांड, उनसे अपनी इच्छा करने लगती है कि जो उनकी जो वेज है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं बट उनकी जो वेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहे हैं। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड ट्रीट अल्टरनेटली। इतना उन्हें ट्रीट करने के बावजूद उसके बाद क्या होता है, इसके रिस्पॉन्स, इसके करस्पॉन्डिंग में ये होता है, फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू हाउस spensed is elegant window fans furniture, another group broke into the storehouse and plundered। अब क्या होता है कि इसके हमने बोला, इससे करस्पॉन्डिंग में क्या होता है, जब जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी डिमांड नहीं मानते, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, तो जो इतना गैदर्ड क्राउड था, इतनी गुस्से में जो क्राउड था, वो क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर थे फोर्सफुली ताकत से उनके घर में घुस जाता है, जो उनकी विंडोज़ होते हैं, फैंस होते हैं, वो जो ब्लेजर थे, वीवर्स थे, वो उस क्राउड वो पूरी तरीके से तोड़ देता है। और बहुत सारे लोग, अनदर ग्रुप क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर के स्टोर हाउस थे उन सबको तोड़ देता है, और वहाँ से जो कॉटन होता है वो चोरी कर लेता है। ठीक है, चोरी कर लेता है, वहाँ से निखार लेता है। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हीज फैमिली टू नेबरिंग विलेज। अब इसके करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो कॉन्ट्रैक्टर तब तो कुछ कर नहीं सकता था, तो वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाते हैं, स्लेशिया से भाग जाते हैं कोई दूसरी विलेज में, दूसरे गांव में। और आफ्टर 24 आवर टाइम्स, मतलब ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेश्चन द आर्मी इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट। 24 घंटे के बाद क्या होता है कि जो वीवर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो दोबारा आते हैं, अब की बार वो आर्मी के साथ आते हैं, और इसके इतना उन्होंने जो तोड़ाफाड़ी की थी, और सीधी सी बात थी, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो पैसे वाले थे, उनके साथ जो आर्मी आई थी वो कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प कर रही थी, तो उन जो आर्मी ने 11 वीवर्स को शूट कर दिया, मतलब गोली मार दी थी उस दिन। ये पूरा स्लेशिया का कांड था। स्लेशिया का रेवोल्यूशन भी याद रखना, वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है, मैंने जितने क्वेश्चंस में देखा है कि स्लेशिया का बहुत कम ही आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जा सकता, क्या पता 2027 के पेपर में आ जाए, तो याद रखना, रिकॉग्नाइज करते रहना।